हेलो एवरीवन। शिक्षा संकल्प आईएएस पीसीएस ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। मैं अपनी टीम से परिचय करा दूं आपको। मेरा नाम नंदकिशोर है और मेरी टीम में अभिषेक मिश्रा सर, राकेश ठाकुर सर, ब्रजेंद्र सर, सचिन मित्तल सर, भानु प्रताप सर और आशीष कुमार सर जुड़े हुए हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8860799373 8860792973। टेलीग्राम आईडी मेरा है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी। आप लोग जो है कि इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी करिए। आज से हम जो है कि आधुनिक भारत का इतिहास की क्लास शुरू कर रहे हैं। आधुनिक भारत की क्लास की आधुनिक भारत, आप लोग जानते हैं कि जो आधुनिक भारत है वो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से इसका लिंक जुड़ा हुआ है। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन से, और भारत में जो यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है, सबसे पहले हम इसको देखेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि ये जो कंपनियां भारत में आती हैं वो किस प्रकार से यहाँ के सिचुएशन का फायदा उठाकर, यहाँ की परिस्थितियों का फायदा उठाकर वो क्या करती है, यहाँ की राजनीति में जो है कि हस्तक्षेप करने लगती है। और धीरे धीरे क्या होता है कि एक कंपनी उसी में से यहाँ पे अपना साम्राज्य कायम कर लेती है। तो हम जो है कि धीरे धीरे क्लास को लेके चलेंगे और आप देखेंगे कि 1787 का जो प्लासी का युद्ध होता है, वहां से जो है कि एक क्रम वाइज इतिहास जो है आपका चलना फिर से शुरू हो जाता है। आधुनिक भारत की शुरुआत जो है कि कुछ इतिहासकार 17वीं शताब्दी से मानते हैं, कुछ इतिहासकार प्लासी के युद्ध के से मानते हैं। तो हम जो है एक क्रम जो है कि लेके चलेंगे और सबसे पहले हम देखेंगे भारत में जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनके आगमन से। तो मैं आपको जो है कि ये देखिए भारत का मैप है आपका, इसको जो है कि अगर आप जो है देखें तो कुछ इस तरह की परिस्थितियां हैं भारत के मैप की। ये देखिए आप, ये देखिए आपका भारत है। वर्तमान समय की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे ये देखिए नेपाल है आपका, नेपाल। यहाँ पे आपका भूटान है। ये वाला एरिया आपका म्यांमार का है, म्यांमार। ये आपका बांग्लादेश है, बांग्लादेश। ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान। ये आपका श्रीलंका है, श्रीलंका। ये मालदीव है, मालदीव। ये अरब सागर है, अरब सागर। ये बंगाल की खाड़ी है। ये आपका हिंद महासागर है। पाकिस्तान के बगल में आपका अफगानिस्तान है, इराक है, ईरान है। ये सारे जो है कि आपके ये है। और फिर यहाँ पे आप देखिए ये जो है जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, इंडोनेशियाई द्वीप द्वीप है। तो आपको अपने दिमाग में ये सारी चीजें बैठा के चलनी है। जब तक आप मैप नहीं देखोगे तब तक आपको चीजें समझ में नहीं आएगी कि कहाँ पे कौन सा देश स्थित है और जो है किस प्रकार से यूरोपीय कंपनियां भारत में आती हैं और कहाँ कहाँ पे वो जो है कि कब्जा करती हैं। तो हम एक एक चीजों को जो है कि देख के चलेंगे। तो हम सबसे पहले जो है कि ये देख रहे हैं भारत में यूरोपीय कंपनियां आई कैसे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर हम भारत की बात करें तो वर्तमान समय की भारत की उस समय बात नहीं करेंगे, क्योंकि वर्तमान समय का भारत 1947 के बाद बना है। उसके पहले बांग्लादेश और पाकिस्तान भारत का ही हिस्सा हुआ करते थे और भारत जो है छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, कई राजाओं के अंतर्गत ये आता था। यानी एक राजा इस पे राज नहीं करता था, बल्कि जो है कि उत्तर भारत के कुछ क्षेत्रों में जो है कोई और राजा राज कर रहा है,
पूर्वी भारत के क्षेत्रों में कोई और कर रहा है, दक्षिण भारत में उस समय की और कुछ कंडीशन है, पश्चिमी भारत की कुछ और कंडीशन है, उत्तर पश्चिमी सीमा जो है कि वो कुछ और कंडीशन है। और वर्तमान समय में आप देखेंगे तो 5 देशों को मिला के भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, यानी पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और भारत, 5 देशों को मिलाकर, ये ध्यान रखिएगा, भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप। तो 5 देश हैं इसमें शामिल, भारत है, भारत, पाकिस्तान है, पाकिस्तान, बांग्लादेश है, नेपाल है और भूटान है। 5 देश हैं जो भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल है। ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी आपके सामने जो है आता है भारतीय उपमहाद्वीप, तो भारतीय उपमहाद्वीप का मतलब होता है उसमें 5 देश हैं, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान। अब हम जो है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे होता है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। तो आप देखिए, भारत में जो यूरोपीय कंपनियां आई हैं उनके आने का क्रम क्या है। ये देखिए, ये जो भारत का मैप जो है कि बना लीजिएगा। चलिए, कुछ इस तरह सा है अपना भारत। तो आपको मालूम है यूरोप, ये देखिए, ये आपका अफ्रीका है, ये आपका भूमध्य सागर है, भूमध्य सागर, ये आपका यूरोपीय कंट्री है, ये आपका जो है कि आप देखेंगे रसिया है, यहाँ पे आपका चाइना है, ये तजाकिस्तान, ये मध्य एशिया के देश हैं, यहाँ पे अरब कंट्री के देश हैं, अरब वाले। जो पश्चिमी एशिया के देश है, ये अरब सागर है, अरब सागर, बंगाल की खाड़ी है, और ये आपका जो है हिंद महासागर है। तो याद रखिएगा, ये जो यूरोप है, इससे जो है कि भारत का व्यापार आज से नहीं, प्राचीन काल से हो रहा था, प्राचीन काल से। और ये जो भारत का व्यापार प्राचीन काल से इसके साथ हो रहा था, वो कुछ चीजों से के लिए हो रहा था, जैसे जड़ी बूटियों के लिए ये भारत से व्यापार करते थे, जड़ी बूटियों के लिए, सूती वस्त्रों के लिए जो है ये भारत से व्यापार करते थे, सूती वस्त्रों के लिए, कीमती हीरे मोती जवाहरात के लिए, यानी कीमती पत्थरों के लिए जो है ये भारत के साथ जो है व्यापार करते थे, कीमती पत्थरों के लिए। साथ ही साथ यहाँ की जो नक्काशी वाली चीजें थी उससे मसालों के लिए व्यापार करते थे, मसालों के लिए। अब ये व्यापार जो होता था, यूरोप के साथ हमारा जो व्यापार होता था, वो उस समय जो है 3 रास्तों से होता था। किस समय? जब तक जो है नए रास्तों को खोजा नहीं गया था। तो एक रास्ता ये आपका था, अरब सागर होते हुए, भूमध्य सागर होते हुए इटली जाता था। फिर इटली के व्यापारी जो है क्या करते थे, जो पश्चिमी यूरोप के जो देश है उनको जो है कि सामान को सप्लाई कर देते थे। फिर दूसरा रास्ता ये देखिए जो है कि आपका अरब सागर के किनारे किनारे जो है कि जाता था, फिर वो भी इटली में जाके मिल जाता था और फिर इटली के व्यापारी वहां से व्यापार करते थे। तीसरा रास्ता, ये दोनों जल मार्ग से होता था, अरब सागर से, और ये जो आपका जो है कि अरब सागर के किनारे से जो लगा हुआ रास्ता है। और तीसरा आप देख रहे हैं, ये बोमल है, खैबर है, ये सारे जो दर्रे हैं यहाँ, इसको पार करके स्थल मार्ग से होता था और यहाँ से जाके ये काला सागर होते हुए ये तुर्की में जाता था। तुर्की से फिर जो है कि ये आपका पश्चिमी यूरोप के देशों में ये व्यापार होता था। तो इस प्रकार से जो है कि 3 रास्ते जो है कि उस समय व्यापार के लिए थे यूरोप के साथ में। फिर इसके बाद जो है कि हम देख रहे हैं कि 3 रास्ते थे, आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उनको एक अलग रास्ता खोजना पड़ा। तो क्या हुआ है कि जो 14वीं 15वीं शताब्दी है, यानी जो मध्यकाल का है, तो उस समय ऐसी कंडीशन आती है कि तुर्की पे, कुस्तुनतिनिया का अधिकार हो जाता है। इधर अरब व्यापारी क्या करते हैं
कि इस व्यापार में यूरोप वाले को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं, वो जो है उनको तंग करते हैं। अब चूंकि यूरोप के देशों को जड़ी बूटियों की जरूरत है, उनको सूती वस्त्रों की जरूरत है, कीमती पत्थरों की जरूरत है, मसालों की जरूरत है, और भी जो चीजें हैं उनको इन चीजों की जरूरत है, तो वो क्या करेंगे कि भारत की तरफ ही देखेंगे। तो उनको जो है इसकी चीजों की जरूरत की पूर्ति कहाँ से होती थी? भारत से होती थी, और दक्षिण पूर्व से इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा इत्यादि देशों से इनकी जो है कि आपूर्ति होती थी। लेकिन इस व्यापार पे अरब व्यापारी और जो तुर्क के व्यापारी है अब मनमानी करने लगे हैं, इटली के व्यापारी है अब मनमानी करने लगे हैं। इस व्यापार में पश्चिमी यूरोप के देशों को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। साथ ही साथ अब वो क्या कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम का उदय हो चुका है और बीच बीच में लूटपाट भी की जा रही है यहाँ पे व्यापारियों के लिए। अब जो है कि एक चिंता का विषय बनता है किसके लिए? पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए। और पश्चिमी यूरोप के देशों के लिए जब जो है कि चिंता का विषय बनेगा, उनको लिए जो है कि इन चीजों की आवश्यकता है, और जानते हैं आप आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। उसी दौरान क्या होता है, जब ये लोग रास्ते ब्लॉक कर देते हैं, आने जाने नहीं देते हैं या व्यापारियों को तंग करते हैं, तो उस समय के व्यापारी अपने जो है कि राजाओं से जो है कि ये मतलब बात कहते हैं कि भाई हमें जो है कि इन चीजों से सुरक्षा दिया जाए, हमें जो है कि एक नए रास्ते को जो है कि खोज के बताया जाए, कैसे हम जो है भारत के साथ और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ में व्यापार करें। उसी समय में जो है आप देखते हैं कि दो देश हैं, ये देखिए अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर से लगे हुए दो देश हैं। एक है पुर्तगाल, एक का नाम है पुर्तगाल, और दूसरे का नाम उसी के साथ साथ जो है कि स्पेन है। अब ये दोनों चूंकि अटलांटिक महासागर से लगे हुए हैं, भूमध्य सागर से लगे हुए, इनकी कंडीशन जाके देखिएगा। तो सबसे पहले ये क्या करते हैं कि यही नए रास्तों को खोजने के लिए अग्रसर होते हैं, और इसमें भी पहला प्रयास करता है पुर्तगाल। पुर्तगाल का जो शासक है उस समय, पुर्तगाल का शासक है हेनरी द नेविगेटर। हेनरी द नेविगेटर, नेविगेटर सबसे पहले ये प्रयास करता है, और ये क्या करता है, अपने एक यात्री, अपने एक जो है नाविक, उसका ये देखिए अफ्रीका महाद्वीप है, अपने एक जो है कि नाविक जिसका नाम है बार्थोलोमियो डियाज, बार्थोलोमियो डियाज, इसको भेजता है। और बार्थोलोमियो डियाज क्या करता है, ये वहां से पुर्तगाल से चलता है और अफ्रीका महाद्वीप का चक्कर लगाते लगाते अफ्रीका महाद्वीप के जो है कि दक्षिणी किनारे पे पहुंच जाता है। यहाँ तक वो जाता है, लेकिन इसके बाद जो है वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है, और जब वो हिम्मत नहीं जुटा पाता है तो यहाँ से लौट जाता है। लेकिन जो वहां तक वो पहुंचा था वो क्यों नहीं हिम्मत जुटा पाता है, इसके पीछे भी कहानी है। उसको लगता है कि इसके आगे हम जाएंगे तो बहुत भयंकर तूफान आएंगे, इसके आगे हम जाएंगे तो मर जाएंगे, बचेंगे नहीं। और वो इस द्वीप का, जहां अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण बिंदु पे वो पहुंचा है, इस द्वीप का नाम वो देता है केप ऑफ स्टॉर्म। केप ऑफ स्टॉर्म यानी तूफानों का अंतरीप वो बताता है। कहता है ये ऐसी जगह है जिसके आगे जाने पे तूफान ही तूफान आते हैं, और जो है यहाँ से आगे बढ़ना मुश्किल है। और ये जो है बार्थोलोमियो डियाज यहाँ तक पहुंचता है, यानी अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिणतम बिंदु तक पहुंचने वाला कौन था? बार्थोलोमियो डियाज, पहला यूरोपीय यात्री। ये वापस जाता है और हेनरी द नेविगेटर से कहता है, देखो मैं अफ्रीका महाद्वीप के किनारे किनारे गया, और अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे दक्षिण वाला बिंदु है वहां तक तो मैं पहुंच गया हूं, लेकिन उसके आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हुई है। वो जो है कि केप ऑफ स्टॉर्म है, तूफानी अंतरीप है, उसके आगे जो भी जाएगा मर जाएगा। फिर उसके बाद जो है कि वो जाके हेनरी द नेविगेटर से जब ये बात बताता है, तो हेनरी द नेविगेटर कहता है ठीक है भाई, जो है वहां तक पहुंच गए, अच्छी बात है, उसको तुम केप ऑफ स्टॉर्म नाम देते हो, लेकिन जब तुम वहां तक पहुंच गए हो तो जाहिर सी बात है उसके आगे जाने की भी उम्मीद है, उसके आगे भी जाया जा सकता है। तो वो कहता है ठीक है, तुमने इसका नाम केप ऑफ स्टॉर्म दिया है, मैं इसका नाम केप ऑफ गुड होप देता हूँ। केप ऑफ गुड होप, गुड होप यानी ये उत्तम आशा अंतरीप है, यानी ये जो है स्टॉर्म का द्वीप नहीं है बल्कि क्या है, आशा का द्वीप है, इसके आगे जाया जा सकता है। ये बात यहीं पे आई गई होती है, ये 1487 की बात है। कब की बात है? 1487 ईस्वी की। फिर उसके बाद में अगले क्रम में ये जो स्पेन है ये भी प्रयास करता है। ये क्या करता है, इटली के एक नाविक को जो है कि हायर करता है, उस नाविक का नाम है कोलंबस। कोलंबस
कोलंबस को ये स्पेन की महारानी है ईसाबेला, वो हायर करती है और कहती है तुम भारत और जो दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उसके लिए नए रास्तों को खोजने के लिए जाओ। पैसा जो है कि देती है, सारे जो है कि अरेंजमेंट करती है। कोलंबस निकल जाता है, वो आगे बढ़ता है, भूमध्य सागर से होते हुए अटलांटिक सागर में पहुंचता है और अटलांटिक सागर में जाके उसका जहाज बहक जाता है और वो रास्ता भूल जाता है। और वो क्या करता है कि यहाँ से जो है कि बहक के दूसरी जगह पे पहुंच जाता है और जो है कि वो उस जगह को देखता है और लगता है उसको मैंने इंडिया की खोज कर ली है। 1492 ईस्वी की ये बात है, 1492 ईस्वी की। उसको लगता है मैंने इंडिया की खोज कर ली और जो वहां के रहने वाले लोग थे उसको वो रेड इंडियन नाम देता है। और वो एक्चुअली जो है कि इंडिया की खोज नहीं करता है बल्कि एक नई दुनिया की खोज करता है, नई दुनिया की खोज करता है जिसका वर्तमान में नाम है अमेरिका। अमेरिका 1492 में ये नई दुनिया की खोज करता है। याद रखिएगा इसने किस अमेरिका की खोज की थी, तो दक्षिणी अमेरिका की खोज की थी। फिर क्या होता है कि 1499 ईस्वी में अमेरिगो वेस्प्यूची पहुंचता है इस नई दुनिया में और कहता है कोलंबस ने जो है कि जो जगह को खोजा था वो जो है कि भारत नहीं हो के बल्कि क्या है, एक नई दुनिया है। और वो चूंकि अमेरिगो वेस्प्यूची इस चीज का खुलासा करता है और अमेरिगो वेस्प्यूची के नाम पे इस देश का नाम क्या पड़ता है, अमेरिका पड़ता है, अमेरिका। तो ये अमेरिका की खोज हो गई। इधर अफ्रीका महाद्वीप के जो सबसे दक्षिण वाला बिंदु है वहां तक की खोज हो गई है। अब अगले क्रम में क्या होता है, 1498 की बात है, 1498 की बात है। 1498 में वास्को डिगामा अपने व्यक्तिगत जो है कि उस पे रिस्क पे आगे बढ़ता है और भारत के खोजने के लिए निकलता है। और वो क्या करता है 1492 में, चूंकि यहाँ तक का रास्ता जो है कि पहले ही पता चल चुका था, 1498 तक यहाँ का रास्ता जो है पता चल चुका था अफ्रीका महाद्वीप के सबसे दक्षिण वाले बिंदु पे। यहाँ पे उस समय जो है कि पुर्तगाल में, देखो यूरोपियों को तो ये रास्ता नहीं मालूम है लेकिन भारत के जो लोग हैं वो व्यापार करने यहाँ तक जा रहे हैं तो उनको रास्ता मालूम है। क्योंकि भारत का एक व्यापारी अब्दुल मलिक जो है पुर्तगाल में उस समय व्यापार करने गया हुआ था, तो वास्को डिगामा उससे संपर्क करता है, कहता है मुझे जो है भारत ले चलो नए रास्ते से। तो जो वहां का अब्दुल मलिक है वो मना कर देता है, भारत का जो अब्दुल मलिक पुर्तगाल गया हुआ वो मना कर देता है, कहता है भाई देखो मैं ले जा सकता हूँ लेकिन मेरी जान को खतरा है। तो कहता है कैसे क्या होगा, तो वो कहता है भाई जो है कि तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हो, एक काम करो तुम मेरा पीछा करते हुए आ जाओ, किसी को शक भी नहीं होगा। वास्को डिगामा इस चीज को मान जाता है और अब्दुल मलिक का पीछा करते 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 वो क्या है, इस जो अफ्रीका महाद्वीप का जो सबसे दक्षिणतम बिंदु है इसको पार कर जाता है और अब्दुल मलिक का पीछा करते 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 वो जो है कि भारत पहुंच जाता है। और भारत में वो पहुंचता है केरल के कालीकट बंदरगाह पे। कहाँ पे पहुंचता है, केरल के कालीकट बंदरगाह पे, केरल के कालीकट बंदरगाह पे। और जो केरल का कालीकट का बंदरगाह है उस समय यहाँ का शासक हुआ करता था कृष्ण प्रथम, कृष्ण प्रथम। और ये जो कृष्ण प्रथम है इसकी उपाधि थी जमोरिन, जमोरिन। ये आपसे जो है अक्सर जमोरिन पूछता है लेकिन उसका असली नाम क्या है, कृष्ण प्रथम। ये क्या करता है, वास्को डिगामा का स्वागत करता है। लेकिन चूंकि एक नए रास्ते से ये आया हुआ है और ये जो अरब के व्यापारी हैं ये क्या करते हैं कि चूंकि नए रास्ते से आया हुआ है ये चीज उसको ये बातें वो पचा नहीं पाते हैं और क्या कहते हैं कि वो लोग इसका विरोध करते हैं, किसका, वास्को डिगामा का विरोध करते हैं। कौन, जो अरब के व्यापारी है। लेकिन जो यहाँ का राजा है वो क्या करता है, इस चीज को पसंद करता है और उसका स्वागत करता है, कृष्ण प्रथम जिसकी उपाधि है जमोरी। और कहाँ पे पहुंचा है, केरल के कालीकट बंदरगाह पे। कब पहुंचा है, 1498 ईस्वी में। यानी आपसे पूछा जाता है भारत की खोज किसने की थी, तो वास्को डिगामा ने की थी। एक्चुअली वो भारत की खोज नहीं की थी, भारत आने वाले एक नए रास्ते की खोज की थी। ठीक है, 1498 ईस्वी में वास्को डिगामा ने भारत आने वाले एक नए रास्ते की खोज की थी। किसका पीछा करते हुए आया था, तो अब्दुल मलिक का पीछा करते हुए आया था। अब्दुल मलिक कौन था, अब्दुल मलिक जो है गुजरात का व्यापारी था जो है पुर्तगाल व्यापार करने गया हुआ था। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब यह ध्यान रखिएगा कि जब ये वास्को डिगामा यहाँ पे कुछ समय तक रहता है
और वास्को डी गामा जब वापस लौटता है इसी रास्ते से, और जब जाके जो है कि अपने सामानों को वो बेचता है, यानी जितने भी सामान वो जो है कि यहाँ से ले गया है, तो उस सामान को वो बेचता है, तो उसके आने जाने और जो है कि सामान खरीदने में जितना पैसा खर्च हुआ वो उसका 60 गुना फायदा उठाता है। 60 गुना, यानी इतना लाभदायक था भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ जो है उनका व्यापार था। यानी 1 रुपया अगर वास्को डी गामा का आने जाने और सामान खरीदने में खर्च हुआ है तो उसको 60 रुपया फायदा हो रहा है। इस तरह का जो है कि फायदेमंद व्यापार था। तो आप देख रहे हैं इस प्रकार से जो है कि क्या होता है, भारत की खोज होती है, वास्को डी गामा भारत आ चुका है। अब भारत में अब जब वास्को डी गामा आ जाएगा तो फिर उसके बाद और भी पुर्तगाली जो है भारत आएंगे, फिर उसके बाद और कंपनियों और जो है देशों के लोग जो है कि भारत आने का प्रयास करेंगे। तो किस किस तरीके से वो भारत में आएंगे इसकी हम जो है कि चर्चा अगली क्लास में करेंगे। तो आज हमने देखा कि भारतीय उपमहाद्वीप किसको कहते हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप के विषय में मैंने चर्चा किया है कि 5 देशों को मिला के भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। भारत उसमें शामिल है, पाकिस्तान शामिल है, नेपाल शामिल है, भूटान शामिल है और बांग्लादेश शामिल है। और आप देख रहे हैं कि 3 रास्ते थे जो उस समय यूरोप के लिए व्यापार के लिए खुले हुए थे, जो एक अरब सागर से होकर जाता था, एक अरब सागर के किनारे से होकर जाता था, एक जो है कि भूमि वाला मार्ग था जो तुर्की तक जाता था, फिर उसके बाद जो है कि मध्य एशिया तुर्की तक जाता था, फिर उसके बाद जो है कि वहां पे पहुंच जाता था। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि नए रास्तों की जो है कि खोज हुई है, और फिर उसके बाद जो है कि अब यहाँ से जो है कि यूरोपी भारत में आना शुरू कर देंगे और अपने साम्राज्य को किस प्रकार से बनाएंगे। आए थे यहाँ पे वो व्यापार करने के लिए, लेकिन उनको सिचुएशन मिलती है और धीरे धीरे वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपना राज्य जो है स्थापित करना शुरू कर देंगे। तो नेक्स्ट क्लास में जो है कि इसके आगे हम चलेंगे। धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और इस चैनल को जो है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मेरी जो है कि डेली वीडियो आपको मिलेगी। आधुनिक भारत जो है मैं पूरा कंप्लीट करवाऊंगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है नंद लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी, इससे भी जुड़ जाइए। ये मेरे जो है कि चैनल का नाम है शिक्षा संकल्प ग्रुप, आप जो है कि इस पे जुड़ जाइए। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।